कोलिजन इन टू डायमेंशन देखते हैं। 1D हमने पिछली क्लास में देखा था और इस एग्जाम्पल को भी समझा था। ठीक है, तो अब टू डायमेंशन की बात होती है तो फिगर 6.10 एक बार देख लेते हैं। ये है, ठीक है, जिसमें θ1 θ2 एंगल बन रहा है। m1 और m2 मास है। इनिशियली m2 एट रेस्ट, m1 इज हैविंग अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ vli, ठीक है, v1i, l नहीं था, 1 था। तो अब देखो कि ऑल्सो डिपिक्ट द कोलिजन ऑफ अ मूविंग मास m1 विद अ स्टेशनरी मास, है ना। कोलिजन को डिपेक्ट करता है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन सच अ कोलिजन। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर, दिस इम्प्लाइज 3 इक्वेशन फॉर द 3 डायरेक्शन। मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर होता है। तो 3 डायरेक्शन हो गई अगर हम प्लेन को कंसिडर करें। यहाँ तो टू डायमेंशन की बात हो रही है, मगर एक्स वाई जेड प्लेन हो जाएगा ना अगर। तो कंसीडर द प्लेन डिटरमाइंड बाय द फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मास m1 एंड m2, चूज इट टू बी एक्स वाई प्लेन। ठीक है, प्लेन मान लेते हैं जो कि फाइनल वेलोसिटी को डिटरमाइन करने वाला है, उसको ही एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। तो मतलब हम एयर की बात नहीं कर रहे हैं। यार ये क्यों चिल्ला रहा है? ठीक है, सुनो। तो कंजर्वेशन ऑफ z कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इम्प्लाइज इट एंटायर कोलिजन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, मतलब बॉल आपस में टकरा के धरती पे ही है, उड़ नहीं रही। ठीक है, मतलब ऐसा सोच लो कि अगर कोई बॉल उड़ती है तो फिर जेड कंपोनेंट भी आ जाता है ना। एक्स वाई तो उड़ ही रही है वो, जैसे तुम बॉल को फेंको, है ना, तो जेड कंपोनेंट भी आ सकता है। अगर हम एक बढ़िया, जैसे एक्स कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हो गया और वाई हो गया वर्टिकल। एक फॉर्म ये होती है कि हम ऐसे देख ले कि एक्स कंपोनेंट हमारा स्ट्रेट सामने हो गया, वाई हो गया हमारा लेफ्ट पे, और वर्टिकली जो जाएगा वो एच हो जाएगा, है ना। तो उसका केस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में आंसर आएगा कि m1v1i यानी इनिशियल इज इक्वल टू m1v1 फाइनल cos θ1 और m2v2 फाइनल cos θ2। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे इन्होंने साइन के कंपोनेंट को ज़ीरो कर रखा है। तो मैं एक बात बता दूँ, प्रोजेक्टाइल में भी हमने यही चीज़ मतलब इसको हमने गौर किया था कि हमारा स्पीड जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वर्टिकली कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हमारी कोई स्पीड ही नहीं है, मगर हम कह सकते हैं कि क्या पता वाई एक्सिस पे भी जाए, तो वहाँ साइन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है एक्स एक्सिस, मतलब एक एंगल पे जाता है, तो वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से भी बनाएगा। तो m1v1f साइन θ1 माइनस m2v2f साइन θ2, ये दो इक्वेशन बन गई। हमें पता है m1 m2 और v1i, यानी हमें पता रहेगा ये कि दो मास कितने कितने किलो के हैं और इनिशियली m1 की क्या स्पीड है ना। बहुत सारी से मतलब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे लगभग पता रहेगा। और अननोन क्या रहेंगे हमारे पास? ये θ1 θ2 और हमारी दोनों की फाइनल स्पीड्स। तो द ओनली इक्वेशन इज θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0 वी रिगेन फॉर वन डायमेंशनल कोलिजन। तो अगर हम एक इसको अगर स्पेसिफाई कर दें, θ1 θ2 को ज़ीरो कर दें, तो ये हमारी 1D की बात हो जाएगी। इन फर्दर द कोलिजन इज इलास्टिक। कि अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है यानी परफेक्टली काम हो रहा है, जितने से टकराया है उतने से ही जाएगा, तो हाफ हाफ वाला केस लग जाएगा, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल और फाइनल का। वी ऑब्टेन एन एडिशनल इक्वेशन। अब तुम बोलते होगे कि ये इनिशियल में अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन है, तो इनिशियल में हमारी m2 की वेलोसिटी 0 है, तो हाफ एम वी स्क्वायर से 0 आ जाता है, इसलिए हम लिखते ही नहीं है उसको।
we obtained additional equation that still leave us one equation short. So at least one of the four unknowns, say theta 1, must be made known for the problem to be solvable. ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन कम पड़ी है ना, हमें थीटा 1 पता चल जाए तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है. फॉर एग्जांपल थीटा 1 कैन बी डिटरमाइंड बाय मूविंग अ डिटेक्टर इन द एंगुलर फैशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो हम इस तरह से m1 v1 m1 m2 v1i और थीटा 1 पता कर देंगे ना अगर, तो हमारे चीज़ें क्लियर हो सकती हैं. तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं दोनों की फाइनल स्पीड और थीटा 2 भी. कंसीडर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर. फिगर को दिमाग में रखना है, तभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी. ठीक है, दो बॉल्स हैं, है ना, बिलियर्ड बॉल्स विद एंगुलर विद इक्वल मास m1 और m2. दोनों का मास बराबर है. तो फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड क्लू वाइल द सेकेंड बॉल इज कॉल्ड टारगेट. क्यू है पहली बॉल, दूसरी बॉल टारगेट है बिलियर्ड की भाषा में. द बिलियर्ड प्लेयर वांट टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट, है ना, ये सारी भाषा में बोलते हैं जो लोग खेलते हैं. विच इज़ एट एन एंगल थीटा 2 इक्वल टू 37 डिग्री. थीटा 2 भी दे दिया हमें, दोनों के मास इक्वल बता दिए और थीटा 2 भी दे दिया, तो तीनों चीज़ें दे दी. अज्यूम द कोलिजन इज इलास्टिक, ये भी बता दिया. दैट फ्रिक्शन एंड रोटेशन मोशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उनको इग्नोर करना है. थीटा 1 बताओ मेरे को. तो फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मासेस आर इक्वल, हमें पता है कि ये इलास्टिक हो रहा है, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है, कि इनिशियली वेलोसिटी जो 1 की है वही बटेगी दोनों की फाइनल में, और वी एल आई का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का सम का भी स्क्वायर, है ना. ऐसा क्यों करा? डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी को उड़ा देता है, या स्क्वायर करने से वेक्टर क्वांटिटी उड़ जाती है. तो वही हुआ, v1f का स्क्वायर v2f का स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v1f डॉट v2f. तो हमें यहाँ से एक चीज़ मिलती है कि हम दो वेक्टर के सॉल्व करते हैं तो क्या होता है ना, असल में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे a डॉट भी होता है, वो होता है a b cos थीटा ना. तो ये वहाँ से लिया गया है, यहाँ पे आ गया 2v1f v2f cos थीटा 1 प्लस 37 डिग्री. दोनों का एंगल जो बनेगा, है ना, एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा ना, उसको सम कर दिया. सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, दोनों के मास बराबर हैं, इट फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना. हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम दोनों साइड से कट गया, और हमें पता है कि दोनों का स्क्वायर जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स है फाइनली, है ना. तो कंपेयरिंग इक्वेशंस वी गेट cos थीटा 1 प्लस 37 डिग्री इक्वल टू 0, और cos 0 होता है 90 डिग्री पे, तो हमारा दूसरा एंगल आ गया 53 डिग्री. अच्छा क्वेश्चन था ना. दिस प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट व्हेन टू इक्वेशन मासेस अंडरगो अ ग्लैंसिंग इलास्टिक कोलिजन व्हिच वन ऑफ देम एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर. फिगर देखो तुम्हें और क्लियर होता है, समझ में आया क्या क्या बन रहा है. ये जो बीच में एंगल बनाया ना, ये 90 डिग्री का है. ठीक है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है तुम्हें, थीटा 1 थीटा 2 का सम 90 डिग्री है. तो अगर दोनों का मास बराबर है और इलास्टिक कोलिजन है, तो ऐसा केस बनता है. ठीक है, तो द मैटर सिंप्लीफाइज ग्रेटली इफ़ वी कंसीडर स्फेरिकल मासेस विद स्मूथ सरफेस. ठीक है, अगर हम स्फेरिकल मासेस को कंसीडर करें और स्मूथ सरफेस को. अज्यूम दैट कोलिजन टेक प्लेस ओनली व्हेन बॉडीज टच ईच अदर. तो अज्यूम करके रखेंगे कि कोलिजन तब हो रहा है जब बॉडी एक दूसरे को टच कर रही हैं. दिस इज़ वाई हैपन इन द गेम ऑफ मार्बल या कैरम जब हम खेलते हैं. तो इन अवर एवरीडे वर्ल्ड कोलिजन टेक प्लेस ओनली व्हेन टू बॉडीज टच ईच अदर, है ना. कोलिजन कब होता है? जब एक दूसरे को टच करते हैं. कोलिजन का टारगेट ही ये रहता है कि टच करना है. तो बाय कंसिडरिंग कॉमेट coming from
far distance of the sun or alpha particle coming to our nucleus and going away in some direction, here we have to deal with force involving action at a distance. ठीक है, हमें फोर्स से डील करना है. सच एन इवेंट इज कॉल्ड स्कैटरिंग. दोबारा बोलता हूँ, हमें जब डील करना होता है फोर्स इन्वॉल्विंग एक्शन एट अ डिस्टेंस, but consider a comet coming from far distance to the sun or alpha particle coming to our nucleus and going away in some direction. Here we have to deal with force involving action at a distance, और इस इवेंट को बोलते हैं scattering. Velocity and direction in which the two particles go away depend on their initial velocities as well as type of interaction between them, their masses, shape and size. Okay? तो ये सब पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी इस पे तो करता ही है. समरी देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, और ये शायद 7th पार्ट है, तो होप तुम फॉलो अप कर रहे होगे. तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी. काइनेटिक एनर्जी इज change in kinetic energy is work done by the net force. So F final minus initial is equals to work net. A force is conservative. Force conservative कब होता है? If work is done by it on an object is path independent. जो path पे डिपेंड नहीं करता है, and depend only on the end points. ठीक है, हम बोलेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है जब वर्क डन ऐसा हो रहा है कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है. सेकंड है, और the work done by the force is zero from the arbitrary closed path taken by the object such that it return to its initial position. कैसे समझें इसको? तुम गोल घूम के सर्कल में वापस वहीं आ गए. ये सर्कल नहीं, कैसा भी तुम बना दो. मान लो तुम स्कूल से घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए. अब इसके बीच में तुम किसी भी पोजीशन पे एग्जैक्ट पाथ लेना, ठीक है, ध्यान रखना. तुम किसी भी पोजीशन पे जाओ, तुम्हें क्या होगा? वहाँ पे वर्क डन नेट जो आएगा ज़ीरो आएगा. बात वही है शुरू वाले कहने की, है ना. तो कंजर्वेटिव फोर्स इज वन डायमेंशन वी में. अच्छा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक डायमेंशन में वी में डिफाइन अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन वी एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वी एक्स बाई डी टी डी एक्स. सॉरी, एक्स का चल रहा है ना. तो ये फोर्स हमारा कैसे हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन अगर बनाया जाए, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल वाला, ध्यान से देखना, माइनस साइन था ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल से फाइनल एफ एक्स डी एक्स. बात एक ही है, एक का डिफरेंशिएशन करो या दूसरे का इंटीग्रेशन करो ना. देखो, फोर्स जो है वो डिफरेंशिएशन और पोटेंशियल एनर्जी बना है, तो फोर्स का इंटीग्रेशन से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ जाएगी. तो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी इफ़ द ओनली फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी आर कंजर्वेटिव. ठीक है. तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट हाइट x अबाउट द अर्थ सरफेस इज Vx इक्वल टू mgx. मैंने GPE की बात करें तो वे आर वेरिएबल ऑफ हाइट इग्नोर. द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग भी पढ़ा था हमने, Vx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी, है ना. ए बी कॉस थीटा अभी बताया था, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन ए और बी. ध्यान रखना, वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 था ना, क्योंकि वो बड़ा थीटा था, दोनों के बीच का एंगल था. तो इट कैन बी वेक्टर can be interpreted as the product of magnitude of one vector compared to other vector along the first vector. क्या बोला? किसी भी, देखो, अगर सेम आई कैप क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर है. आई कैप और आई कैप की डायरेक्शन सेम रहेगी, है ना. तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है. तो इसका मतलब आंसर 1 आने वाला है. अगर कोई भी परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स हैं तो 0 आ जाएगा. स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटीज़, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है?
ठीक है, थोड़ा रिमार्क भी देख लेना, अच्छी बात है, ये टेबल अच्छी बनाई है कि वर्क का सिंबल W होता है, ml/t-2 होता है। अगर तुम्हें बस रिमार्क फार्मूला पता है ना, W=F.D होता है, D यानी डिस्टेंस, या हम बोलते हैं ना FS, 9 से पढ़ते हैं, बोलते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही है ये। वर्क की यूनिट जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी भी जूल होती है, ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी भी जूल होती है -dVx/dx, और मैकेनिकल एनर्जी भी जूल होती है K+EV, ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है, तो F=-kx या Vx=12kx²। पावर होती है हमारा W, वाट, P=F.V -dW/dt, यानी जूल का इंटीग्रेशन वगैरह कराया टाइम के रिस्पेक्ट में, जूल पर टाइम को हम वाट कहते हैं, ठीक है। ml/t-3 पावर का डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला पता है तो वहाँ से डायमेंशन निकाल लेना। फोर्स की पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, बस काम हो जाएगा। पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंटर करने हैं, ये अच्छे पॉइंट लगते हैं कि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारी हेल्प होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं, जो 1-2 नंबर में आते हैं पेपर में, या फिर अगर उन्हीं से रिलेटेड कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उसमें हेल्प हो सकती है। द फ्रेज कैलकुलेट द वर्क डन इज़ इनकम्प्लीट, वी शुड रेफर to the work done by a specific force or a group of force on a given body over a certain displacement, ठीक है, ये क्लियर नहीं होता कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वी शुड रेफर टू द वर्क डन बाय अ स्पेसिफिक फोर्स और अ ग्रुप ऑफ फोर्स ऑन अ गिवन बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक मासेस एंड काइनेटिक एनर्जी विच आर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव अनलाइक मासेस। मास तो क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास किसी पे नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी की तरह नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी नहीं होता नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटीज। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी तो है, मगर नेगेटिव भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, समझना। एक और स्केलर क्वांटिटी है जो नेगेटिव हो सकती है, जिसका नाम है हमारा, बताओ, टेम्परेचर, है ना, -7 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, कि -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो भी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव, है ना, एंड स्टिल स्केलर। तो फॉर टू बॉडीज द सम ऑफ म्यूचुअल फोर्सेज एक्सर्टेड बिटवीन देम इज 0 फॉर न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, F12 - F1 उसी को ऐसे लिख दिया। सम ऑफ वर्क डन बाय द टू फोर्सेज नीड नॉट ऑलवेज कैंसिल आउट, ठीक है, ऐसा नहीं होता है वर्क डन सेम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट पे मैटर करता है ना। तुम एक बात सोचो, मैंने तुम्हें चाटा मारा, मेरा हाथ तो वहीं रहा, तुम्हारा गाल और तुम उड़ते हुए गए पीछे को, मतलब इतना भी नहीं, मूवी वाला नहीं, एटलीस्ट ज़्यादा मेरे हाथ से ज़्यादा मूव कर रहा है, तो समझ रहे हो ना कैसे जीरो हो सकता है वर्क डन। कुछ कभी कभी ट्रू भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि क्या ही बताएं, समझ में आता होगा। द वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड sometime even if the exact nature of the force is not known। वर्क डन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कभी कभी। दिस इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल वेयर वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूज्ड इन सच सिचुएशन। एग्जाम्पल 6.2 देखना, मैं ही देख लेता हूँ। देखो एग्जाम्पल ध्यान रखना, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है अभी मैं सर्च आउट करूँगा, जो मेन होंगे ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आज तो नहीं, आज तो तुम इसी को देखना, रिवाइज करना। कहाँ गया 6 पॉइंट, ये रहा, हाँ ना, ये रहा ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा K = डेल्टा G + डेल्टा R।
वेयर द वर्क एनर्जी थ्योरम इज सच सिचुएशन, ठीक है। द वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ। ओ भाई, इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ उसमें भी लगता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी viewed as स्केलर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। स्केलर फॉर्म में सेकेंड लॉ समझाया जा रहा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? एफ इक्वल टू एम ए वाला केस है ना, वो तो स्केलर तो है नहीं, स्केलर फॉर्म में बताया था। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी viewed as कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सही बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम प्रोवाइडेड वी इंक्लूड द स्यूडो फोर्सेस, ठीक है। इवन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लग जाती है अगर स्यूडो फोर्सेस हैं तो। इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, जिस बॉडी पे काम चल रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी सब्जेक्ट टू कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज अंडरगो अप टू अ कांस्टेंट। For example, a point where a potential energy is zero is a matter of choice. For gravitational point energy mgh is the zero of potential energy is chosen to be the ground, है ना। हमें हमारी मर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ पे ज़ीरो चूज़ करें। हमने ग्राउंड पे हाइट को ज़ीरो मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर दिया। फॉर द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर बाय, हाँ मैंने बताया था नहीं वाली बात कि अगर इस साइड गए तो नेगेटिव हो जाएगा, उस साइड गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग मास। ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ऐसा पोजीशन है जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आता है। तो एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन ज़ीरो। देखो मैकेनिक्स में जो भी हम फोर्स इनकाउंटर करते हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़रूरी नहीं है कि एसोसिएट करे हर बार। एग्जांपल के लिए कह रहे हैं फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन क्या करता है, क्लोज पाथ में नॉन ज़ीरो होता है एंड नो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लगा सकते हैं? ऐसी चीज़ें तुम्हारे ना दिमाग खोलते हैं, तुम्हारे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करती हैं, ठीक है। कि हम फ्रिक्शन में हम क्लोज्ड पाथ अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ से कंसिडर करें? ड्यूरिंग अ collision the total linear momentum is conserved at each instance of collision। टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इवन इफ द कोलिजन इज इलास्टिक applies after the collision is over and does not hold at every instance of collision। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हर इंस्टेंस पे सेम नहीं रहती, ठीक है। तो हम आखिर में लगाते हैं। इनफैक्ट द टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आर डिफॉर्म्ड एंड मे बी मोमेंटरी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सोचो अगर कोई ऐसी चीज़ है, क्ले हो गया जिसका शेप चेंज हो जाता है तो वो डिफॉर्म हो जाती है ना। एक्सरसाइज क्या करना, आज का तुम्हारा होमवर्क ये है कि एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन छानो। सारे क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं, कितने क्वेश्चन है टोटल? 27। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखो, इन क्वेश्चनों का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। और जितना तुम एक बार स्टडी करोगे ना, पहले खुद से ढूंढना, खुद से दिमाग लगाना, उसके बाद पहुंचना इस पर, ठीक है। बस, वरना नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस ही करने वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बाय।